A very good afternoon to one and all. Student, in today tutorial, we are going to study a very beautiful poem that has been composed by John Donne. And this is the first chapter from the poetry section. And the chapter name is The City's Love I Do Not Go. Student, before going through the entire poem of this session, let us come to know some information as to John Donne. I mean to say, the biography of John Donne. First of all, as you are watching on your screen, जॉन डन जिनका जन्म जो है 1572 में हुआ था और इनका इंतकाल 1631 को हुआ था। ये एक मेटाफिजिकल जो है पोएट थे, दैट इज़ ये अध्यात्म से संबंध रखते थे। इनकी जो रचना होती थी, इनकी जो कृत होती थी, इनका जो कंपोजिशन होता था, वो सामान्यतः लव पर यानी प्यार पे, डेथ मृत्यु और नेचर पर आधारित रहता था। ये एक सैटारिकल वर्स यानी यूँ कहिए कि व्यंग पर आधारित व्यंग्यात्मक जो है कविता लिखने में महारत हासिल किए थे। और इनकी जो लिरिकल था, इनका जो लिरिकल जो वर्ज था, उसमें इनको एक पायनियर माना जाता था। पायनियर का मतलब होता है एक मार्गदर्शक था, एक नेविगेटर थे। ये कौन? जॉन डन। वॉज बॉर्न इन ए लंदन, इनका जन्म जो है लंदन में हुआ था। इनटू ए प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली, एक समृद्ध रोमन कैथोलिक जो है परिवार में जो है इनका जन्म लंदन में हुआ था। रोमन कैथोलिक का मतलब है कैथोलिक, इट्स अ काइंड ऑफ रिलीजन, एक धर्म है। उस समुदाय से ये बिलोंग करते थे, रोमन कैथोलिक परिवार से ऑप्टेड है। और वो जो फैमिली था रोमन कैथोलिक फैमिली, वो एक व्यापार करने वाले फैमिली थे एट ए टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली मीन्स होता है जिसको आप कहते हैं हठपूर्वक, बलपूर्वक। स्टॉन्चली एक वर्ड आया है एंटी कैथोलिक। लेकिन उस समय इंग्लैंड का जो था, जो शासन था, जो शासक था, वो बिल्कुल ही एंटी कैथोलिक था। यानी एंटी कैथोलिक का मतलब आप जान ही रहे हैं, एंटी मीन्स विरोध होता है। तो जो कैथोलिक रिलीजन का था लोग, है ना, उससे वो काफ़ी जो है वहाँ के जो शासक हैं वो विरोधी थे। डॉन वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। इसलिए उनको अपने धर्म के चलते, चूँकि संपूर्ण इंग्लैंड जो है वो एंटी कैथोलिक था, इसलिए उनको अपने धर्म के चलते जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा, वो भी बिना डिग्री का। उन्हें किसी प्रकार की डिग्री, ओहदा या प्रतिष्ठा, है ना, नहीं मिला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है छोड़ना पड़ा ड्यू टू उनका रिलीजन के चलते, चूँकि संपूर्ण जो लंदन था उस समय वो एंटी कैथोलिक था। ठीक है। ही स्टडी लॉ एंड रेड थियोलॉजी, उन्होंने अध्ययन किया लॉ का, लॉ तो जान रहे हैं कानून का, एंड रेड और पढ़ा थियोलॉजी, धर्मशास्त्र के बारे में। थियोलॉजी मीन्स होता धर्मशास्त्र। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन टू नोवेल एक्सपीडिशन, उन्होंने दो जो है, नोवेल मीन्स नाव जो होता है नेवी, एक्सपीडिशन यानी अभियान में जो है शामिल हुए। एंड बिकेम सेक्रेटरी ऑफ ए पावरफुल नोबल, और ज़बरदस्त जो है वहाँ के सेक्रेटरी बने। अ जॉब ही लॉस्ट, लेकिन उनको बाद में वो नौकरी जो है छोड़ना पड़ा। अब कारण क्या है, क्यों छोड़ना पड़ा?
ही वॉज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, उनको जेल भेज दिया गया था। अब कारण क्या है जेल जाने का? प्रिजन मीन्स होता है जेल, सेल जिसको कहते हैं। फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रॉन निस इन 1615। चूंकि 1615 में जो उनका पैट्रॉन था, पैट्रॉन में होता है संरक्षक, जो उनको पनाह दिया था, उनके निस से, निस का नाम हम आपको बता दें, वो एनमोर है। एनमोर से उन्होंने जो है चुपके से शादी कर ली थी। हालांकि बाद में जो है, मतलब वो जेल से वापस आए थे, चूँकि उनको समाज मान लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। तो चूँकि एनमोर से उन्होंने शादी रचा ली, जो कि उनके पैट्रॉन की भतीजी थी, है ना, इसलिए उनको कुछ समय के लिए, ब्रीफली जो है ना, कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा। और उस समय उनकी एज था 42। ये आप याद रखेंगे कि 42 वर्ष की अवस्था में जो है जॉन डन को जो है जेल जाना पड़ा, कुछ ही जो है अंतराल के लिए। चूँकि जो उनको पैट्रॉन थे, पैट्रॉन के निस से उन्होंने में चुप के रूप से जो है विवाह रचा लिया, और उनका निस का नाम था एनमोर। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा है डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। और फिर उन्होंने क्या किया कि एक एंग्लिकन चर्च में उन्होंने जो है ना, ऑडिशन को जो है यानी संस्कार को एक्सेप्ट किया, अपना विधान को एक्सेप्ट किया, अपना संस्कार को अपनाया। एंड सुन बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीचर ऑफ हिज टाइम। और शीघ्र ही वो बन गए अपने काल का, अपने समय का सबसे जबरदस्त उपदेश करता। इन लव लिरिसिज्म डॉन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रार्चियन ट्रेडिशन। कहता है कि अपने गीत के माध्यम से, उनकी जो गीत थी वो मोस्ट ऑफ जो है वो सोनेट का जो है रचना करते थे। और सोनेट के बारे में जो है हम आपको पहले ही बता दिए थे, जो 14 लाइन जो कविता होती है, ठीक है, उसको सोनेट कहा जाता है ना। तो उन्होंने अपनी सोनेट की दुनिया में ज़बरदस्त जो है महारत हासिल की थी। और अपने काल का जो एक लिरिकल जो था, जो पेट्रार्चियन था। ये पेट्रार्च कौन होता है गाइस? ये पेट्रार्च कह सकते हैं या पेट्रार्चियन कहिए। हालांकि इनका नाम जो है आपका पेट्रार्च था। ये जो है एक इटालियन पोएट थे, ठीक है। और पेट्रार्च के बारे में कहा जाता है कि ये सोनेट लिखने में ज़बरदस्त जो महारत हासिल किए थे, लेकिन इनका रिकॉर्ड भी जो है जॉन डन ने तोड़ दिया, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि जो एक पेट्रार्चियन ट्रेडिशन चल रहा था कि आज सोनेट की दुनिया में यह सैटारिकल जो है, जो वर्ज लिखने में जो पेट्रार्चियन का जो नाम था, ख्याति थी, यश था, फेम था, उस रिकॉर्ड को भी जो है जॉन डन ने तोड़ दिया, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग एंड इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिक्वल्टन, जो कि जाने जाते थे अपना एक इंटेलेक्चुअल जो है, एक बुद्धिजीवी, एक कौशलता, एक प्रभावशाली बहुमुखी जो है ना, प्रतिभा के लिए, और कॉलिक्वल टोन के लिए। कॉलिक्वल टोन मीन्स होता है जिसको आप कहते हैं अपना बोलचाल की भाषा टोन के लिए। हिज लव पोएम यूज्ड द लेटेस्ट डिस्कवर ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी, है ना, टू हमर होम एज अ पॉइंट एंड कंबाइन पैशन विद द वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग। ये सारा जो है इनका कंपोजिशन है जॉन डन का। इसको थोड़ा आप लोग देख लेंगे, ठीक है। जॉन डन इज़ वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग, और जॉन डन जो है अपने सॉन्ग के लिए और सोनेट के लिए जो है ना, और सटायर्स तो आप जान रहे हैं, व्यंग होता है, मजाक होता है ना। और एलगीस के लिए, एलगीस मीन्स होता है शोक गीत के लिए, और सरमोन के लिए जो है ये काफ़ी फेमस हुए। सरमोन मीन्स होता है जिसको आप कहते हैं धर्मोपदेश,
ठीक है, सरमॉन। तो इसके लिए वो जाने जाते थे। बाकी अब इनके संबंध में कोई खास जो है चीज़ इसमें नहीं दिया गया है। ये सारा दिस ऑल द है ना रिगार्डिंग द बुक्स एंड द कैप्टिवेशन ऑफ जॉन डन। तो हम लोग डायरेक्ट जो है कविता की ओर बढ़ें। मेन आपको जो याद रखना है जॉन डन के बारे में, उनका जन्म, उनकी मृत्यु, और वो एक सैटारिकल जो है ना। और सबसे बड़ा चीज़ है कि वो एक मेटाफिजिकल जो है पोएट थे। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। इनके 2-3 बुक का नाम आपको याद रखना है, और किस उम्र में जो है उन्होंने शादी की एन मोर से, चूँकि ब्रीफली जो उनको जेल भी भेजा गया है, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे। अब गाइस हम लोग डायरेक्ट बढ़ते हैं अपने पोएम की ओर। बड़ा ही खूबसूरत जो है ये पोएम है, और पोएम जो है आपको तभी जो है ज़्यादा मज़ा देगा जबकि जॉन डन के स्थान पर खुद आप अपने को रख कर देखिए, तब आपको ज़्यादा मज़ा जो है पढ़ने में जो है आएगा और इसको समझने में मज़ा आएगा। गाइस, सबसे पहले इस कविता को अच्छे से समझने के लिए एक अहम बात यह याद रखना है कि जॉन डन अपने महबूबा एन मोर से जुदा होने के मंजर का बयां कर रहे हैं, और जॉन डन के अकॉर्डिंग अपने महबूबा से जुदा होना एक मौत का प्रैक्टिस की तरह है। तो गाइस चलिए हम लोग अब इसको अध्ययन कर लें। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये जो सॉन्ग है ये आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, जिनकी रचना जो है जॉन डन ने की थी। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरीनेस ऑफ दे, कहता है मेरी महबूबा, चूंकि ये अपने पत्नी से बयां करते हैं, अपने प्यार का इजहार करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कहता हे प्रीतमा, मैं इसलिए नहीं जाता हूं फॉर वियरनेस ऑफ दी, कि मैं तुमसे थक गया हूं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जॉन डन जा कहाँ रहा है। तो बेसिकली ये अपना कुछ फॉर द टाइम बिंग जो है ये लंदन से जर्मनी जा रहे थे। तो चूंकि कुछ महीनों के लिए जो है ये लंदन से जर्मनी जा रहे थे, तो जाहिर है कि थोड़ा सा जुदाई होता है, जिसमें पत्नी थोड़ा निराश होती है, महबूबा थोड़ी निराश होती है। तो ये अपने महबूबा को कॉन्वे कर रहे हैं, और क्या कॉन्वे कर रहे हैं, कैसे अपने प्यार को इजहार कर रहे हैं, और कैसे अपने महबूबा को कंसोल कर रहे हैं, उस संबंध में ये कविता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरीनेस ऑफ द, कहता है हे प्रियतमा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं अब तुमसे थक गया हूँ, मैं तुमसे अब उब गया हूँ। नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन शो द फ्यूचर लव फॉर मी, कहता ना इस इच्छा से कि ये संसार जो है, यह संसार जो है वो तुमसे ज़्यादा जो है प्यार हमको देगी, यानी तुमसे ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत करने वाला हमें वहाँ कोई मिल जाएगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। फिर से एक बार देखते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटल लव फॉर मी, कहता हे प्रीतमा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं अब तुमसे थक गया हूँ, मैं तुमसे अब पक गया हूँ, मैं तुमसे अब उब गया हूँ, फेडअप हो गया हूँ। नॉर इन होप, ना इस आशा में, द वर्ल्ड कैन शो, ये जो संसार है वो हमें देगी, अ फीटल लव फॉर मी, तुमसे भी ज़्यादा 10 फोल्ड प्यार करने वाली हमको मिल जाएगी। ये उनको कंसोल कर रहे हैं। ओके गाइस, अब आगे देखते हैं।
लिखा है बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन चूंकि दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, दी द बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। कहता है चूंकि मैं जान रहा हूं कि मैं एक दिन मृत्यु के आघोष में चला ही जाऊंगा, मैं एक दिन मौत को गला लगा ही लूंगा, तो ये अच्छा होगा टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस द फेंड डेथ टू डाई। तो क्यों नहीं मैं अपने मौत का मरने का एक बहाना कर लूं, मौत का मैं क्यों ना प्रैक्टिस कर लूं, चूंकि मैं जानता हूं कि एक दिन मैं मौत के गले लग ही जाऊंगा, तो बेहतर है कि आज मैं मौत का प्रैक्टिस कर लूं, मैं फिंड कर लूं। फेंड का मतलब होता है बहाना करना, और उस बहाने से मैं अपने मौत का जीते जी सुख ले लूं कि मेरे मौत के बाद कौन कितना मेरा चिंता करता है, कौन कितना मेरे से बेपनाह मोहब्बत करता है, मैं इसे भी जान जाऊं। आगे कवि कहते हैं यस्टरडे द सन वेंट हैंस एंड येट इज हियर टुडे। कहता है बीता हुआ रात को, देखिए अपनी तुलना सूर्य से ये कर रहे हैं, द सन वेंट, कि कल सूर्य जो है वो अस्त हो गया था, एंड येट इज हियर टुडे, और फिर से वो सूर्य यहां उगाया है, फिर से सनराइजेस हो गया है। ही हेथ नो डिजायर नॉट सेंस, और उस सूर्य को ना तो कोई इच्छा थी और ना तो कोई सेंस था। नॉर हाफ सो शॉर्ट द वे, और ना कि उनकी दूरी ही नज़दीक थी, उनकी दूरियां, उनकी डिस्टेंस जो है वो भी नज़दीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपना कर्म करके आज यहाँ पर फिर से उदय हुआ है। देन फियर नॉट मी, तो फिर मेरे बारे में क्या डरना, फिर मेरे बारे में क्यों डरना, बट बिलीव, दैट I shall make speed a journey, since I take more wings and spur than he। लेकिन मेरे पर इतना विश्वास करो, जब वो सूर्य अपना कार्य करके फिर अपने कार्य स्थल पर उसका उदय हो गया है, तो मेरे बारे में भी इतना विश्वास रखो कि I shall make speed your journey, कि मैं सूर्य से भी ज़्यादा तेज वापस आऊँगा, मैं उससे भी ज़्यादा स्पीड जर्नी करके वापस आऊँगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर देन ही, चूँकि उनसे ज़्यादा यानी सूर्य से ज़्यादा मेरे में पंख और जज्बा है, क्योंकि मुझे लौटने का मेरे पास मकसद है, और मकसद वह तुम हो। सूर्य के पास तो अपना कोई मकसद भी नहीं था, उसे सेंस भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपना ड्यूटी ओवर कर कर आज वापस आया, लेकिन मेरा लौटने का तो मेरे पास मकसद है, और वो मकसद तुम हो। इसलिए हे प्रियतमा, मेरे पर विश्वास रखो कि मैं सूर्य से ज़्यादा स्पीडियर जर्नी को जो है अंजाम देकर मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा। इतना जरूर ही बिलीव रखना। आगे कवि जी कहते हैं ओ हाउ फीबल इज मैन पावर। अब देखिए यहाँ पर कवि थोड़ा मेटाफिजिकल की ओर बढ़ रहे हैं। ओ हाउ फीबल इज मैन पावर, कहता है मनुष्य की शक्ति कितनी जो है कमज़ोर है, कितनी फीवल होती है, कितनी कमज़ोर होती है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल्स कैनॉट ऐड अनदर आवर, कि अगर उनके जीवन में कोई अच्छी घटना घटती है
एक अच्छा पल आता है, एक अच्छा ईद और दीपावली जो है जैसे दिन आते हैं, काफ़ी खुशियाँ आती है, कैनॉट एड अनदर आवर, तो उसमें वो कुछ दूसरा पल जोड़ नहीं पाता है। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना कि उस खुशियों के पल को वापस लाना चाहता है। लाना चाहता नहीं बोलिए, ला सकता है कहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जो है आज इतना कमज़ोर हो गया है कि वो खुशियों का पल जिसमें वो काफ़ी आनंदित होता है, काफ़ी प्रफुल्लित रहता है, और उस लम्हों को या उस लम्हों में वो 1 घंटा भी ज़्यादा ना वो जोड़ सकता है और ना उससे 1 घंटा कम कर सकता है। यानी वो खुशियों की लम्हा उसके जीवन में एक बार आती है और फिर से वो सदैव चली जाती है। मनुष्य को इतना पावर नहीं है, इतना शक्ति नहीं है कि वो खुशियों को जो है वो हमेशा अपने साथ रखे। इसका मतलब ये है, यहाँ रिलेटिवली जो है ये खुशियाँ अपने वो जो है एनमोरे से जोड़ रहे हैं कि आज खुशी है, आज उमंग है, आज काफ़ी तुम खुश हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर लम्हों में, हर पल में, हर वक्त में मैं तुम्हारा साथ हूँ। लेकिन आए दिन में अगर हमारी मौत हो जाती है तो वो खुशियाँ जो है तुम्हारे हाथ से जो है अक्षुण्ण हो जाएगी, छीन जाएगी। और मनुष्य में इतना पावर नहीं है, इतना ताकत नहीं है कि वो उस खुशियों को जो है अपने गिरफ्त में कैद रख पाए। बट कम बैड चांस एंड वी ज्वाइन इट टू इट एन स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लर्न। देखिए कितना बड़ा चीज करता है। लेकिन कहता है अगर दुख का पल आता है, कुछ ऐसी विडंबना आती है, कुछ ऐसा दुख का माहौल आता है, तो हम लोग सब उस दुख में एक साथ जो है जुड़ जाते हैं और उस दुख में हम अपना स्ट्रेंथ को, अपने ताकत को झोंक देते हैं और वो दुख को इतना ताकत दे देते हैं, इतना मातम बनाते हैं कि वो दुख जो है, वो दुख का पल जो है वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है ना। और हम वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और अपने कला से, अपना प्रबुद्धता से उस दुख को और भी लंबा कर देते हैं। खुशियों का पल जो होता है वो आप ना 1 मिनट आगे और ना 1 मिनट आप पीछे कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई विडंबना, अगर कोई दुख, अगर कोई प्रलय अगर आपके सर पे आती है, अगर कोई त्रास अगर आपके सर पे आती है, तो आप इतना ज़्यादा मायूस हो जाते हैं कि उस दुख के पल को आप ऊर्जा भर देते हैं और वो दुख जो है आपके जीवन में ज़्यादा दिन तक सस्टेन करता है, रहता है। आप उस चीज़ को भूलना नहीं चाहते हैं, आप उसको इतना पैनिक बना देते हैं, इतना उसको लेथल बना देते हैं, दुख को ताकत मिल जाता है ज़्यादा दिन स्टे करने का। ठीक है गाइस, इट्स सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, और हम लोग खुद उसमें इतना ताकत झकझोर देते हैं कि वो अपना जो एक मूल उसका एक्सिस है, दुख की बात कर रहा है, वो और भी एडवांस हो जाता है, यानी और भी उसमें प्रबलता आ जाती है उस दुख में, उस दुख के पल को। फिर से कभी आते हैं, कहता वैन दो शाइट नॉट वाइंड, कहता जब तुम शाई करती हो, आहें भरती हो, सिसकती हो, दो साइट नॉट वाइंड, तो उस सिसकियां से हवा तक नहीं निकलती है, उस आहें से हवा भी नहीं निकलती है,
बट साय माई सोल अवे, लेकिन वो सिसकियाँ हमारे रुख को, हमारे आत्मा से कहीं जुदा कर जाती है। तुम जो सिसकियाँ भरती हो, तुम जो आहें भरती हो, उस आहें से तुम्हारे मुखमंडल से हवा तक नहीं निकलती है, लेकिन वो सिसकियाँ हमारे रुख को हमारे शरीर से जुदा कर देती है। When thou wept unkindly kind, my life blood doth decay। कहता जब तुम रोती हो, जब तुम रोदन करती हो, जब तुम मेरे लिए रोती हो, तो मेरा जीवन का जो पूरे शरीर का जो रक्तचाप है वो डीके कर जाता है, वो ठंडा पड़ जाता है, वो सड़ जाता है, वो बर्बाद हो जाता है, वो क्षय हो जाता है। इट कैन नॉट बी। कहता ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट द लवेस्ट मी, दैट द लवेस्ट मी एज द सेस्ट। कहता है तुम जितना तुम कहती हो उतना तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, जितना तुम अपने प्यार को बयां करती हो मैं जानता हूं उतना ही सच्चा लव तुमको मेरे प्रति है। If in thine my life thou wast, that art the best of mine। लेकिन यह जो जीवन है, इसको उस प्यार को बार बार सोच के उसे बर्बाद ना करो, उसे इजहार ना करो। मैं जानता हूँ चूंकि तुम्हें अपने प्यार को, अपने मोहब्बत को प्रूव करने के लिए दलील देने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ढकोसला करने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि मैं जानता हूँ तुम मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती हो। आगे कवि कहते हैं, लेट नॉट द डिवाइन हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल। कहता तुम जितना मेरे बारे में सोचती हो कि अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मेरा कुछ हो जाएगा, मेरा कुछ क्षति हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, फॉर थिंक मी एनी इल डेस्टिनी मे टेक द पार्ट। तो हो सकता है तकदीर अगर ऐसा बैड प्रकोप मेरे साथ रखा तो तुम्हारी बातें सत्य हो जाए, तो तुम्हारी बातें सत्य हो जाए। इसलिए तुम मेरे बारे में कभी मत ऐसा सोचो, बट थिंक दैट वी आर बट टर्न aside asleep, they who one another kept alive near parted be। कहता है बट थिंक दैट वी आर बट टर्न aside टू स्लीप। तुम मेरे बारे में बस इतना ही सोचो, इतना ही मेरे बारे में थिंक करो कि हम लोग एक ही बेड पर लेटे हुए हैं, सिर्फ हम लोग एक दूसरे का है ना अपोजिट में जो है सर करके सोए हुए हैं, यानी करवट लेकर सिर सोए हुए हैं। क्योंकि सच्चा प्रेम करने वाला जो इंसान होता है वो एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होते हैं, कभी जुदा नहीं होते हैं। तो ये ज़बरदस्त जो है कंपोजिशन जो है आपका जॉन डन का था। आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय किए।
चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो समबॉडी इज कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच।